हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल तुम लोगों के। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हाँ जी, सो हमारा जो चैप्टर चल रहा था नीव हिंदी बैच में भैया, चैप्टर चल रहा था हमारा रेखाएं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, और आज हमने मतलब लास्ट क्लास में हमने यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय जो है वो खत्म कर दिया था, और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जो कि है रेखाएं एवं कोण। ठीक है, अब ये ऑफिशियली भैया देखा जाए तो ज्यामिति का पहला लेक्चर है, यानी कि तुम्हारा बोले तो ज्योमेट्री का भाई ये पहला लेक्चर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां से क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं हमारे। अब ये इसके बाद तुम्हारे पास त्रिभुज आएगा, चतुर्भुज आएगा, वृत्त आएगा। भाई ये चैप्टर इन सब में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर इन सब में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है। ठीक है, इसे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो बताओ मुझे पहले तो भूमिका सर, कार की पार्टी दे दो भैया, सारे पैसे तो कार में लग गए, पार्टी कहां से दूं मैं अब। हैं सर, कार ले लिए हो, पार्टी कब दोगे। हैं अगली साल एक काम करो, टॉप मारो यूपी बोर्ड में। ठीक है, और इसके बाद बिहार बोर्ड में, है ना, और इसके बाद पार्टी मांगना हमसे, मस्त पार्टी देंगे हम आपको, यहीं बुला के पीडब्ल्यू बढ़िया पार्टी देंगे। हैं पार्टी पार्टी, हरमाइनी ग्रेंजर नाम रख लिया है किसी ने अपना, हरमाइनी ग्रेंजर। बोलते बोलते मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है। या चलो, सो रेखा एवं कोण शुरू करेंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है, बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है, बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रेखाएं एवं कोण। ठीक है भाई, इसके जो हम चीजें पढ़ेंगे उन्हें हम आगे लेकर चलेंगे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सारी चीजों को देखेंगे। ठीक, तो सारे बालक रेडी हैं? तो एक बार जल्दी से फायर इमोजी दिखा दो मुझे कमेंट सेक्शन में, बहुत तेजी से। हाँ भैया, बहुत तेजी से एक बार कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी दिखा दो मुझे। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। गुड इवनिंग आकांक्षा, गुड इवनिंग संध्या, गुड इवनिंग शिवानी, शिवांशी, हेलो मयूर, हेलो ऋतिक, हेलो खुशी, हेलो अवनीश, हेलो प्रतिका, हेलो सुप्रिया, हेलो अंजलि, हेलो हेलो मयंक, क्या हाल है ओजस, बिपिन, गुड इवनिंग रागिनी, पूजा, आर्यन, वंशिका, हेलो फातिमा, हेलो निहारिका, हेलो 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 तनय, हेलो वैष्णवी, अर्पित, अनुष्का, हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग कृतिका, गुड इवनिंग अनंत, सेजल, रिचा, हेलो हेलो इच्छा, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, सो रेखा एवं कोण शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय हमने पढ़ा था। ठीक है, यहां पर हमने देखी थी हमारी अभिधारणाएं, और हमारा क्या अभिधारणाएं, और इसके अलावा हमने देखा था हमारा यूक्लिड की अभिधारणाएं, यूक्लिड की परिभाषाएं, और यूक्लिड की हमारी क्या अभिग्रहित। ठीक है, तो भैया अभिग्रहित हमें पता था कि अभिग्रहित और अभिधारणाएं हमारे ऐसे कथन होते हैं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं हमारी ऐसे कथन होते हैं जिनका सत्यापन करने की हमें जरूरत नहीं होती, यानी कि जिन्हें हमें सत्यापित करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो डायरेक्टली हमारे जो कथन है उन्हें सत्य माना गया है और उन्हें ही वैसे ही हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, जबकि आपका अब आप पढ़ोगे प्रमेय के बारे में, अब आप पढ़ोगे प्रमेय के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे रेखा एवं कोण के बेसिक से। रेखाएं क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं, कोण के प्रकार क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, और कोणों के युग्मों से संबंधित अभिग्रहितियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपका अभिग्रहित, अभिधारणा और प्रमेय में क्या अंतर है,
तुम्हें पता है कि अभिग्रहित और अभिधारणा दोनों ही ऐसे कथन हैं जो कि पहले से सत्य माने जाते हैं, इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। अभिग्रहित जो है वो पूरे के पूरे गणित में कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि अभिधारणा खाली ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति में इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन प्रमेय जो है, अब प्रमेय हमारे ऐसे कथन होते हैं, प्रमेय ऐसे कथन होते हैं जिनके लिए आपको सत्यापन करना जरूरी है। ठीक है, प्रमेयों को आप क्या करते हो, प्रमेयों को आप सत्यापित जरूर करते हो। ठीक है, प्रमेय में आप वैसे नहीं है कि उसे भैया सत्यापित पहले से मान लिया गया है, ठीक है, कि ये आपका ये जो प्रमेय है ये पहले से ही सत्य है, इसे आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, प्रमेय में आपको सत्यापन करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? प्रमेय में आपको सत्यापन करना पड़ता है, अभिग्रहित अभिधारणा में नहीं करना पड़ता, बट प्रमेय में करना पड़ता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, उनका सत्यापन पढ़ेंगे, उन्हें प्रूफ करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन के साथ, जो कि हमने पिछली चैप्टर में डिस्कस किया था। रेखाओं के अंत होते हैं, बताओ भाई, रेखाओं के अंत या फिर अंत की जगह पर हम इसे बोल सकते हैं सिरे। ठीक है, रेखाओं के सिरे होते हैं, और ये चीज हमने पढ़ी है पिछली क्लास में परिभाषाओं में, यूक्लिड की परिभाषा में ये चीज पढ़ी थी। रेखाओं के सिरे क्या होते हैं? ए बिंदु, बी पृष्ठ, सी रेखाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं, ए बी सी या फिर डी। हाँ जी, जल्दी से बताओ मेरे लल्लू लाल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी? पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि भैया आपका रेखाओं के सिरे, देखो मैंने बताया था ठोस के सिरे क्या होते हैं, फिर हमने बात करी थी पृष्ठ के सिरे क्या होते हैं, फिर हमने बात करी थी रेखाओं के सिरे क्या होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी? हाँ जी, ए बी सी या फिर डी। इसके बाद हम चलेंगे आगे रेखाओं की तरफ। ठीक है भाई, चलो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी जो रेखा होती है, रेखा के जो सिरे होते हैं वो होते हैं क्या, वो होते हैं बिंदु। तो रेखाओं के सिरे बिंदु होते हैं। हम जानते हैं हमारे ठोस के सिरे पृष्ठ होते हैं। ठीक है, पृष्ठ के सिरे रेखाएं होती हैं, रेखाओं के सिरे बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, रेखाओं के सिरे या फिर रेखाओं के जो अंत होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपका बिंदु होते हैं। अब ये जब 12% बालक हैं, ठीक है, इन्होंने पिछली क्लास अगर ध्यान से देखी होती तो इन्हें याद होता। अंश पटेल, हरीश, अनुष्का, कुशल, अमरीश, आकांक्षा, विष्णु, प्रांजुल, यश। बहुत बढ़िया भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास से हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि है रेखाएं एवं कोण। तो भाई तुम इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो बिना रेखा और कोण के तुम नहीं बना सकते। कोशिश करके देख लो, तुम कोई भी चीज अगर देखोगे तो उसमें रेखाएं और कोण तुम्हें जरूर देखने को मिलेंगे। कोई भी चीज तुम उठाकर देख लो, उसमें रेखाएं और कोण तुम्हें जरूर देखने को मिलेंगे। चाहे तुम्हारी फोन के डिस्प्ले हो, उसके कॉर्नर पर तुम्हें रेखाएं दिखेंगी। ठीक है, या फिर तुम्हारी जो कोण के दो पार्ट हैं, मतलब तुम्हारे फोन के जो दो पार्ट हैं, एक ऐसे एक ऐसे, उनके बीच में तुम्हें एक कोण देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी चीज तुम उठा लो, उनके बीच में तुम्हें रेखाएं और कोण देखने को मिलेंगी। मेरा हाथ कितने डिग्री तक मुड़ सकता है, ठीक है, कोण है, ठीक है, कोण है। ठीक है भाई, इस साइड तो मुड़ ही नहीं सकता, उल्टा मोड़ने की कोशिश करूंगा, पता लग रही है हाथ ही ऐसे रह गया है ना, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर, पार्टी दो पार्टी। ठीक है, तो भैया पार्टी में जो पी बनता है वो भी क्या है, रेखा है। तो बेसिकली रेखा क्या होती है, रेखा की परिभाषा हमने पढ़ी थी अभी पिछले चैप्टर में। यूक्लिड की परिभाषाओं में हमने पढ़ा था रेखा के बारे में। क्या होती है रेखा? रेखा होती है आपकी चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहा जाता है। चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहा जाता है। इसके अलावा रेखा को दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है भाई, रेखा को दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, रेखा को दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये एरो जिस साइड लगा होता है उस साइड मतलब है कि अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है, अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, हाँ सुनो मेरी बात, तुम्हें पार्टी चाहिए ना, पार्टी पार्टी कर रहे हो तुम, पार्टी चाहिए ना, एक काम करो, पार्टी की बात सुनो मेरी, पार्टी की बात सुनो मेरी, पार्टी चाहिए तुम्हें तो देखो, मेरी गाड़ी थी, मुझे चलानी नहीं आती अभी। ठीक है, मैं चलानी सीख रहा हूं। ठीक है, मैं अभी चलानी सीख रहा हूं, मैं अभी ड्राइव करना सीख रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, तो वो गाड़ी जो थी, वो गाड़ी शोरूम से निकाली किसने? वो गाड़ी शोरूम से निकाली अमित सर ने। अमित पांडे सर आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। ठीक है, उन्होंने वो गाड़ी शोरूम से निकाली थी। अब तुम समझदार हो, पार्टी किससे मांगनी है? कहो कि सर आपके दोस्त ने गाड़ी ली है, पार्टी दो। अमित पांडे सर को पकड़ो, उनसे पार्टी मांगो। ठीक है, बहुत पैसा उनके पास। ठीक है, तो उनसे पार्टी मांगो, उनसे कहो लाओ भाई पार्टी दो सर, कमल सर ने गाड़ी लिया, आपके दोस्त ने, पार्टी दो। ठीक है, उनसे पार्टी मांगो, वो दे देंगे। चलो अब आ जाओ वापस से पढ़ाई पे। ठीक है, अब एक बालक लिख रहा था पानी में कोण नहीं होता। भैया पानी में कोण नहीं होता, पानी में भैया जब 50 चीजें हैं जो पानी में होती हैं जिनमें कोण होता है। ठीक है, सूर्य की किरण पानी में पड़ती है भैया, उसका अपवर्तन परावर्तन होता है। ठीक है, उनके बीच में कोण नहीं बनता क्या? उनके बीच में कोण नहीं बनता क्या? है, कैसे कह रहे हो? समुद्र में जो लहरें उठती हैं, ठीक है, समुद्र में जो लहरें उठती हैं जिन पे लोग सर्फिंग करते हैं, ठीक है, या फिर जो समुद्र में मजे लेते हैं लहरों के, नाव में बैठ के, ठीक है, वो लहरें कितनी ऊंची उठ रही हैं, कितनी डिग्री पर उठ रही हैं, ये सारी चीजें कहां से देखी जाती हैं? ये सारी चीजें कहां से देखी जाती हैं भैया? तुम्हें क्या लगता है बिना कोण के हो रहा है ये सब? बिना कोण के हो रहा है ये सब? भैया नहीं है, कुछ नहीं होता बिना रेखा और कोण के। तुम दुनिया में मुझे एक चीज दिखा दो, बहुत ही मुश्किल होगा कि भाई होगी। ठीक है, पता लग रही है कहीं से निकाल लो और कहो कि हाँ सर ये रही। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चीजें जो है उनमें रेखाएं और कोण तुम्हें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो, अब रेखाएं हमें समझ में आती है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। हमने रेखाओं की जो परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है, रेखाओं की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी कि एक चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारी कुछ आधारभूत पद और परिभाषा दी हुई है, जैसे बिंदु, बिना आकृति या आकार वाले गणितीय सांकेतिक चिन्ह को बिंदु कहते हैं। हमने पिछले चैप्टर में बिंदु की परिभाषा पढ़ी थी, एक ऐसी चीज जिसका कोई मान नहीं होता या फिर जिसमें कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम इसे दर्शाते किससे हैं? हम इसे दर्शाते हैं एक डॉट से, एक बिंदु से हम इसे दर्शाते हैं। ठीक है, एक डॉट से हम इसे दर्शाते हैं, एक बिंदु से हम इसे दर्शाते हैं। ठीक है, अर्थात ना तो इसमें कोई लंबाई होती है ना इसमें कोई चौड़ाई होती है। वहीं पर अब मैं बात करता हूं रेखाखंड के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेखाखंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो भैया, रेखाखंड क्या होती है? रेखाखंड एक इस प्रकार की रेखा होती है, ध्यान से सुनना, रेखाखंड एक इस प्रकार की रेखा होती है जो एक बिंदु से शुरू होती है और दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाती है। मतलब इसकी जो लंबाई है वो निश्चित होती है। ये एक बिंदु से शुरू होती है और दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाती है। जैसे ये ए बी आपका रेखाखंड है, तो इसे लिखने का तरीका होगा ए बी के ऊपर एक रेखाखंड बना दिया, बस ऐसे ए बी के ऊपर एक रेखाखंड बना दिया, ये रहा। ठीक है, ये हो गया ए बी, ये हो गया ए बी रेखाखंड। तो ए बी रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड होता है जो कि एक बिंदु से शुरू होता है, दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है? इसकी जो लंबाई होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। तो यही लिखा हुआ है, दो निश्चित बिंदुओं के मध्य खींची गई सीधी रेखा रेखाखंड कहलाती है। यह अनंत तक नहीं बढ़ती, ये अनंत तक नहीं बढ़ती। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आती है रेखा। अब रेखा तुम्हें पता है कि
एक ऐसा रेखाखंड, रेखा की एक परिभाषा हमने पढ़ी है कि चौड़ाई रहित लंबाई को हम रेखा बोलते हैं, या फिर आपका एक ऐसा रेखाखंड, एक ऐसा रेखाखंड जो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ता है, जो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ता है। दोनों तरफ अनंत तक बढ़ता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, उसी को हम कहते हैं हमारा रेखा। ठीक है, तो इसमें भाई आपका ये एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे पे खत्म नहीं होती, ये एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे पर खत्म नहीं होती। इसमें क्या होता है, ये दोनों तरफ अनंत तक बढ़ती है। ठीक है, तो जिस तरफ अनंत तक बढ़ रही होती है, जिस तरफ अनंत तक बढ़ रही होती है, उस तरफ हम क्या करते हैं, उस तरफ हम डैश लगाकर एरो बना देते हैं। डैश 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 लगाया, एरो बना दिया, डैश 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 लगाया, एरो बना दिया। मतलब ये दोनों तरफ अनंत तक बढ़ रही है, और अगर ये दोनों तरफ अनंत तक बढ़ रही है तो इसकी लंबाई नापना संभव नहीं है। फरहान सर पास्ता खाएंगे हैं? हम खा चुके भाई, आज दोपहर में हमने आज ब्रेकफास्ट में पास्ता ही खाया है। ठीक है, बाहर से। मम्मी को मत बताना मेरी को ये बात, नहीं तो पता चल गया तो बहुत डांटेंगे कि फिर से बाहर का खा लिया तूने। अभी कुछ दिन पहले ही तबीयत खराब हुई थी, फिर बाहर का खाना शुरू कर दिया है। तो देखो भैया, आपका जो रेखा है वो क्या है भाई, रेखा बहुत सिंपल सी चीज है, रेखा हमें समझ में आ गई। रेखा क्या होती है, रेखा होती है कि जब दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकता है रेखाखंड, उसे हम रेखा कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती क्योंकि दोनों ओर अनंत तक बढ़ रही है, तो इसकी लंबाई जो है वो निश्चित नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद आती है किरण। किरण है तुम्हारा क्या, किरण होती है जैसे कि भैया आपका सूर्य की किरण, सूर्य से शुरू होती है और उसके बाद अनंत तक जाती है। फोन से निकलने वाली टॉर्च, फोन से शुरू होती है और उसके बाद आगे तक जाती है। आपका ये वाली टॉर्च जो आपने बचपन में देखी होगी, ठीक है, अभी पता नहीं आपने किसी ने देखी है नहीं देखी है, ठीक है, मैंने गांव में बहुत देखी थी। ठीक है, ये यहां से बटन दबाओ, यहां से लाइट निकलती थी और फिर धीरे धीरे आगे तक जाती थी। तो आपका क्या होता है भाई, किरण क्या होता है, बेसिकली किरण होता है जिसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है, यानी कि ये एक बिंदु से शुरू होती है और फिर ये अनंत तक बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये एक बिंदु से शुरू होती है और फिर ये अनंत तक बढ़ती चली जाती है। ठीक है, फिर ये, हेलो मैम, मुझे परिभाषाएं पता है क्या, हाँ फाइनली कुछ आधारभूत बताओ। किरण भी पता है, रेखा भी पता है। किरण वो लिखा हुआ है वहां पे, इंग्लिश में लिखा हुआ है दोनों चीजें। आधारभूत बताओ, टॉर्च को हिंदी में क्या कहते हैं? आधारभूत बताओ। टॉर्च टॉर्च को हिंदी में मुझे ये गलत बात है। हाँ भैया चलो, सो देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक बिंदु से ये रेखा शुरू होती है। ठीक है, एक बिंदु से, भैया उपासना मैम है, आईसीएससी बोर्ड में पढ़ाती हैं बायोलॉजी, वो वाली मैम है ना, आ जाओ भाई। चलो देखो भाई, हाँ जी, सो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है कि हमारा जो किरण होती है वो एक बिंदु से शुरू होती है और बाकी दूसरी तरफ आगे अनंत तक बढ़ती है। ठीक है, तो इसकी भी जो लंबाई है वो निश्चित नहीं होती, इसकी जो लंबाई है वो भी निश्चित नहीं होती। तो हमें यह भी याद रखना है कि इसकी लंबाई भी निश्चित नहीं होती है। ठीक है, इसकी लंबाई भी निश्चित नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। एक बिंदु से शुरू होगी और फिर अनंत तक बढ़ती चली जाएगी। तो तुम्हें रेखा, रेखाखंड और तुम्हारा किरण में अंतर समझ में आ गया। दोबारा बता रहा हूं, दो निश्चित बिंदुओं के बीच में जो रेखा बनती है उसे रेखाखंड कहा जाता है। ठीक है, एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर खत्म हो गई, रेखाखंड। इसकी लंबाई निश्चित हो सकती है, आराम से नाप सकते हो। ठीक है, दूसरा भाई आपका जो रेखा दोनों ओर अनंत तक बढ़ जाती है, ठीक है, दोनों ओर अनंत तक बढ़ जाती है, उस रेखाखंड को हम रेखा बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा किरण, जो कि एक बिंदु से शुरू होती है और दूसरी तरफ वो खत्म नहीं होती, आगे बढ़ती चली जाती है, उसे हम बोलते हैं किरण। ठीक है, समझ में आ गया,
समझ में आ गया भाई? किसी को इन तीनों चीजों में कोई डाउट है? जल्दी से बताओ भाई, किसी को इन तीनों चीजों में कोई डाउट है? हाँ भाई, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्लियर है सबको? अब देखो, अब इसके बाद आता है संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं, देखो, दो से ज्यादा ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संरेख बिंदु। ठीक है, आपके दो से ज्यादा ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संरेख बिंदु। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ये चारों के चारों जो बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो यानी कि ये चारों बिंदु आपके क्या हो गए? संरेख हो गए। दो से ज्यादा बिंदु, सर रेखाखंड दोबारा बताओ। प्रियंका, बेसिकली एक बिंदु से तुम शुरू करो। मान लो मैंने यहां से शुरू करा और मैंने यहां से यहां तक दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींच दी, तो ये क्या है? ये रेखाखंड है। एक बिंदु पर शुरू हुई, दूसरे पर खत्म हो गई। ठीक है, तो ये क्या है? ये रेखाखंड है। इसकी लंबाई तुम नाप सकते हो, इसकी लंबाई तुम नाप सकते हो। ठीक है, धरती के एक कोने से एक रेखा बनाई, ठीक है, बनानी शुरू करी, और धरती के दूसरे कोने तक हमने क्या बना दी? एक रेखा बना दी। तो धरती के दो कोनों को बिंदु मानते हुए तुम एक रेखा खींच सकते हो और उसकी लंबाई तुम नाप सकते हो। ठीक है, हमारे यहां पर एक रेखा होती है, मुझे याद नहीं है, शायद कर्क रेखा होती है या फिर कौन सी, मुझे याद नहीं है, कुछ बोलते हैं उसे। ठीक है, अपने एसएसटी वाले मास्टर साहब से पूछना। ठीक है, ठीक, तो वो क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच में आप रेखा बना सकते हो, दो बिंदुओं के बीच में आप रेखा बना सकते हो और उनकी लंबाई निश्चित होती है। एक बिंदु से शुरू हुई, दूसरे पे खत्म हो गई। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या? हमारा रेखाखंड। ठीक है, आधारभूत मतलब बेटा बेसिक, आधारभूत मतलब बेसिक। ठीक है, अब देखो, अब असंरेख बिंदु बिल्कुल उल्टा। ठीक है, ऐसे तीन से ज्यादा ऐसे बिंदु जो एक रेखा में नहीं हो। ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा ऐसे बिंदु जो एक रेखा में नहीं होंगे, वो आपका क्या होंगे? असंरेख बिंदु होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक रेखा ये रही, लेकिन आपके पास तीन बिंदु हैं। एक बिंदु है यहां ए, एक बिंदु है यहां बी, और तीसरा बिंदु है यहां सी। तो अब ए बी सी तुम्हारे तीन बिंदु हैं जो कि एक रेखा में नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों आपके क्या हो गए? असंरेख बिंदु हो गए, असंरेख बिंदु हो गए। ठीक है, तो संरेख बिंदु होने के लिए तीनों के तीनों एक रेखा पर उपस्थित होने चाहिए, और असंरेख बिंदु होने के लिए तीनों के तीनों आपका एक रेखा में नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? अब आता है आपके पास कोण। अब यहां से शुरू होगा कोण। रेखा की कहानी हो गई खत्म, अब शुरू होता है कोण। तो कोण क्या होता है? बेसिकली देखो, कोण क्या होता है? कोण ध्यान से सुनना। जब आप एक किरण को एक बिंदु पर फिक्स करके, जब आप एक किरण को एक बिंदु पर फिक्स करके और उसे घुमाना शुरू करते हो, एक किरण पे फिक्स करोगे और उसके बाद उसे घुमाना शुरू करोगे। ठीक है, इसमें नहीं है, आ जाओ। ठीक है, एक किरण को मान लो, एक बिंदु, ये किरण है मेरे पास ए बी, और इस किरण को मैंने क्या करा? बिंदु ए पर फिक्स कर दिया, बिंदु ए पर फिक्स कर दिया, और मैंने क्या करा? मैंने इस किरण को घुमाना शुरू करा। ठीक है, यहां थी ये किरण, मैंने इसे घुमाया 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 घुमाया, घुमाते घुमाते मैं यहां ले आया। तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी इस एक किरण को घुमाना शुरू करा। ठीक है, ए बी किरण है, ठीक है, ए बी किरण है, मैंने इसे घुमाना शुरू करा, घुमाते घुमाते मैं यहां ले आया। ये मान लो अब ये घूमते घूमते बिंदु सी पर आ गई, ये घूमते घूमते बिंदु सी पर आ गई। कहां पर आ गई भाई? घूमते घूमते मेरे लल्लू लाल बिंदु सी पर आ गई। संरेख बिंदु फिर से समझा दो, आ जाओ फिर से समझा देता हूं बेटा। देखो, संरेख का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपके अगर तीन बिंदु आपने बनाए, ठीक है, अगर ये तीन बिंदु एक लाइन में है, बिल्कुल सीधी लाइन में है, तो ये संरेख है।
और अगर ये तीन बिंदु एक लाइन में नहीं है तो ये असंरेख है। जैसे ये तीन बिंदु मैंने बनाए, तीनों के तीनों एक लाइन में है, यानी कि तीनों के तीनों संरेख हैं। लेकिन ये तीन बिंदु जो यहां पर मैंने बनाए ये एक लाइन में नहीं है, इसका मतलब ये असंरेख है। सिंपल बात, ठीक है। ये क्या है? ये असंरेख है। समझ में आया? तो बस संरेख और असंरेख यही है कि अगर तुमने तीन बच्चे एक लाइन में खड़े कर दिए, ठीक है, तीन बालक तुमने उठाए, तीनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया, तो वो क्या हो गए? वो संरेख हो गए। वो संरेख हो गए क्योंकि तीनों के तीनों एक ही लाइन में। लेकिन अगर तुम्हारा तीनों बालक अलग अलग जगह पे खड़ा कर दिया, एक को मैंने यहां कर दिया, एक को मैंने वहां कर दिया, एक को मैंने इस कोने में कर दिया, तीनों एक लाइन में नहीं है, तो यानी कि वो असंरेख हो गए। खत्म बात, ठीक है। किरण फिर से समझा दो। किरण बेटा ऐसी चीज होती है, तुम्हारे अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करो, मोबाइल की टॉर्च ऑन करो, किरण समझ में आ जाएगा। एक बिंदु से शुरू होगी मोबाइल से और फिर कहां तक जाएगी? आगे तक जाती रहेगी। तो यानी कि एक बिंदु से शुरू होकर जो अनंत तक जाती है वो किरण है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनना। आपका हमने एक किरण ली जो कि बिंदु ए से शुरू हो रही थी और बी तक जा रही थी। हमने क्या करा? हमने कहा कि इसे बिंदु ए पर फिक्स कर दो और इसे घुमाओ। तो हमने इसे बिंदु ए पर फिक्स कर दिया और इसे घुमाना शुरू करा। तो घुमाते घुमाते अब ये किरण यहां पर पहुंच गई। तो ये जो घुमाने की दर है, ये जो घुमाने की दर है, ये जो आपका ये घुमाने की जो दर है कि भाई आपका जो किरण थी, जो आपकी किरण थी वो पहली स्थिति से घूमते घूमते जो दूसरी स्थिति पर पहुंची है, इसमें वो कितना घूमी है, इसमें वो कितना घूमी है, ठीक है, इसमें वो कितना घूमी है, वो क्या होगा? वो आपका कोण होगा। यही है आपका कोण। कि भैया एक जगह फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक किरण है, हाँ, ये समझो, ये एक फॉर एग्जाम्पल, जस्ट समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लो। ये एक सीधी लाइन है, ठीक है, ये एक सीधी लाइन है। मैंने इस लाइन को इस बिंदु पे फिक्स कर दिया, ठीक है, मैंने इस लाइन को इस बिंदु पे फिक्स कर दिया। अब मैंने इसे घुमाना शुरू करा, ठीक है, ये घूम रही है, ठीक है, ये घूमते घूमते यहां आ गई। तो अब ये जो घूमने की इसकी दर है कि भाई ये यहां से लेकर यहां तक में कितना घूमी, ठीक है, कितना घूमी, यही आपका क्या है? कोण है। यही आपका क्या है? कोण है। सिंपल सी बात, ठीक है, यही आपका क्या है? यही आपका कोण है। बताओ भाई, हाँ जी, क्लियर हुई बात? समझ में आया? अनमन, तो वही तो सर ने पिछले चैप्टर के टफ क्वेश्चन भी नहीं करवाए बेटा। पिछले चैप्टर में टफ क्वेश्चन थे कहां? थ्योरी है पिछले चैप्टर में तो। हाँ भाई, क्लियर हुई बात? चलो और एक बार देखो। बेसिकली जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या है? ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है। इस सीधी रेखा को मैंने एक बिंदु पे फिक्स किया, मान लो मैंने यहां पर फिक्स कर दिया। और अब मैंने क्या किया? अब मैंने इस सीधी रेखा को घुमाना शुरू किया, एक बिंदु पे फिक्स कर दिया यहां पर और मैंने घुमाना शुरू किया। ये लो भाई, और अब मैं इसे घुमाते घुमाते कहां ले आया? यहां ले आया। पहले ये बिंदु यहां था, अब ये यहां पहुंच चुका है। तो ये जो इसके घूर्णन, मतलब ये जो घूमने की दर है कि भाई ये कितना घूमा, यहां से यहां तक पहुंचने में ये कितना घूमा, यही आपका क्या है? यही आपका कोण है, ठीक है, यही आपका क्या है? यही आपका कोण है बेसिकली, ठीक है। तो एक रेखा या एक किरण एक बिंदु से घूमते 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 दूसरे बिंदु पर जब पहुंचती है तो उसके जो घूमने की दर है वही क्या है? वही हमारी किरण है। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? क्लियर हुई बात? तो यही लिखा हुआ है, यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को ही कोण कहते हैं। अर्थात कोण वह आकृति है जो दो किरणें एक बिंदु से निकलने पर बनाती हैं। बस यही है,
ठीक है, तो बेसिकली आपका जब दो किरणें एक बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच में बनता है कोण, उनके बीच में बनता है कोण, ठीक है, उनके बीच में बनता है कोण। अब कोण में कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सबसे पहले भुजाएं और शीर्ष। तो जब आपका दो किरणें एक बिंदु से निकलती हैं, मान लो आपका ये हो गई पी क्यू और दूसरी किरण हो गई पी आर। तो जब दो किरणें एक बिंदु से निकलती हैं तो जो दो किरणें आपका कोण बना रही होती हैं, जो दो किरणें आपका कोण बना रही होती हैं, ठीक है, जो कोण बना रही होती हैं दो किरणें, उन दोनों किरणों को कहा जाता है क्या भैया? उन दोनों किरणों को कहा जाता है भुजा। क्या कहा जाता है भाई? उन दोनों किरणों को कहा जाता है भुजाएं, कोण की भुजाएं। तो ये पी आर और पी क्यू जो है वो कोण की भुजाएं हैं, ठीक है, पी आर और पी क्यू जो है वो कोण की भुजाएं हैं, ठीक है। अब वहीं पर आपका जिस बिंदु से ये दोनों किरणें शुरू हो रही हैं, या फिर मैं बोलूं जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिल रही हैं, जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिल रही हैं, उस बिंदु को कहा जाता है शीर्ष, उस बिंदु को कहा जाता है शीर्ष। तो ये क्या है भाई? ये है आपका शीर्ष, ठीक है, ये क्या है? ये है आपका शीर्ष। यहां पर किसी को कोई डाउट? बताओ भाई जल्दी से। हां जी, भुजाओं और शीर्ष में कोई डाउट किसी को? बताओ भाई, क्लियर हुई बात? भुजाओं और शीर्ष में कोई डाउट किसी को? चलो बेहतरीन। अब आता है इसके बाद क्या? इसके बाद आते हैं अब कोणों के प्रकार। भाई एक एक करके सारे कोणों के प्रकार समझेंगे। कोण सबको समझ में आ गया है कि भैया जब आपका एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो हमारे पास उन दोनों किरणों के बीच में बनता है कोण, ठीक है। जो दो किरणें कोण बना रही होती हैं उन्हें कहा जाता है भुजा, ठीक है। और आपका जिस बिंदु से दोनों किरणें निकल रही होती हैं या फिर जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिल रही होती हैं उसे कहा जाता है कोण का शीर्ष, उसे कहा जाता है कोण का शीर्ष। चलो अब एक चीज और सुनते हैं, ठीक है, एक चीज और सुनते हैं। क्या? कि भैया इन कोणों के नाम लिखते हुए हमेशा याद रखना, डाउट लेता हूं अमन, इसके बाद लेता हूं, रुक जा 2 मिनट। इन कोणों के नाम लिखते हुए आप किसी भी कोण का नाम लिखोगे तो उस कोण का नाम लिखते हुए हमेशा याद रखना कि आपको शीर्ष को बीच में रखना है, आपको शीर्ष को बीच में रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप इस कोण का नाम लिख सकते हो कोण P, या तो आप डायरेक्ट उसे शीर्ष का नाम दे दो, या तो आप डायरेक्ट उसे शीर्ष का नाम दे दो, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट उसे शीर्ष का नाम दे दो, जैसे कि इस कोण का नाम हो जाएगा कोण P। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भैया एक बिंदु पर बहुत सारे कोण बन रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों रेखाओं को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो एक बिंदु पर बहुत सारे कोण बनेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप किसी कोण का नाम लिखते हो तो नाम लिखने वक्त आपको सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना है, और वो क्या? कि उस कोण का जो शीर्ष है वो हमेशा बीच में रहेगा। तो आप इस कोण का नाम RPQ भी लिख सकते हो, या फिर आप इस कोण का नाम QPR भी लिख सकते हो। आपको बस क्या याद रखना है कि आपका जो शीर्ष है वो हमेशा बीच में रहना चाहिए, ठीक है। अभी मैं और एग्जाम्पल कराऊंगा, वहां पर और अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। लाओ भाई सबसे पहले अपने डाउट्स दिखाओ, क्या डाउट है? विट्टू बेटा होगी मैराथन, परेशान मत हो। संस्कार, कार का क्या नाम है भैया? सोचा नहीं है कार का नाम, सोच रहा हूं कार ही रख दूं उसका नाम है। अभी नामकरण संस्कार कराऊंगा उसका भाई। सर मोस्ट क्वेश्चन लिखाओ ना प्लीज प्लीज बेटा, अभी जो करा रहे हैं पहले वो तो कर लें।
सर कल छुट्टी है, हाँ अनस भाई कल छुट्टी है। शीर्ष का इंग्लिश, वाह मेरे शेर वाह। हेड बोलेंगे शीर्ष के इंग्लिश को, हेड बोलेंगे, लेकिन यहां पर क्या बोला जाता है, एंगल के केस में जो शीर्ष होता है उसे बोला जाता है वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक है, तो वर्टेक्स होता है भाई। कराता हूं भाई अमन, अभी पहले जो कर रहे हैं वो तो कर ले पहले, मतलब जो चल रहा है उसे छोड़ के पहले ये करा दूं मैं सबसे पहले, वो छोड़ के पहले ये कर ले, जो चल रहा है उसे छोड़ के, नहीं ना, पहले जो करा रहा हूं वो तो कर ले, वो भी आ जाएगा, जब आ जाएगा इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। सर तो जो एंगल में दूसरी रेखा है वो कैसे बनी, बेटा बताया तो कि आप जब एक रेखा को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हो, ठीक है, तो उसकी पहले वाली स्थिति और उसकी आखिरी वाली स्थिति में जो घूमने की दर होती है उसे हम कोण कहते हैं, ठीक है। या फिर जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो उनके बीच में कोण बनता है, ठीक है। बेटा सेजल वो तो आपको अपने स्कूल से पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्कूल में तो पेपर अलग चलते हैं ना स्कूल वाइज, ठीक है। तो 9th क्लास में तो ये चीज मैं नहीं बता सकता कि बेटा क्वार्टरली एग्जाम में कितना सिलेबस आएगा, वो तो आप ही को पूछना पड़ेगा स्कूल में कि कितना सिलेबस आएगा। सको का कोण छोटा परिभाषा नहीं है, मतलब बायोलॉजी लवर क्या लिखा है भाई तुमने। सर आपने पिछले चैप्टर के सारे क्वेश्चन नहीं करवाए, क्यों? क्योंकि बेटा पिछले चैप्टर के जितने जरूरी क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे जाते हैं वो मैंने करा दिए। पिछले चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पिछले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप में तुमसे खाली अभिग्रहित और अभिधारणाएं पूछी जाएंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तसल्ली रखो। उसका जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैं करा चुका हूं। चलो आओ भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा भाई, इसके बाद हमारे पास आते हैं कोणों के प्रकार, ठीक है। एक एक करके सारे कोणों के प्रकार देखेंगे, कोणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहला आता है न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण कौन सा कोण होता है भैया, देखो यहां पर आपको कोणों के मान याद रखने पड़ेंगे। 0 डिग्री से लेकर आपका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के कोण, लेकर 90 डिग्री से छोटे कोण या 0 डिग्री से बड़े व 90 डिग्री से छोटे जो भी कोण है वो सब न्यून कोण है, ठीक है। 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे जितने भी कोण हैं वो न्यून कोण है। फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, ठीक है। आपका क्या कहते हैं 89 डिग्री का कोण, 68 डिग्री का कोण, ठीक है। आपका 79 डिग्री का कोण, कोई भी कोण ले लो जो कि आपका 90 डिग्री से छोटा है, वो सारे के सारे 2 डिग्री का कोण, 1 डिग्री का कोण, ठीक है, वो सब के सब आपके क्या है, वो सब के सब आपके क्या बनेंगे भाई, आपके न्यून कोण बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे भाई, न्यून कोण बनेंगे। तो न्यून कोण क्या होते हैं भैया, न्यून कोण होते हैं आपका 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे कोण जितने भी हैं सारे के सारे न्यून कोण हैं। समझ में आया भाई न्यून कोण क्या होते हैं? हाँ जी समझ में आया न्यून कोण क्या होता है, बताओ जल्दी से। ठीक है भाई क्लियर हो गई बात। चलो अब इसके बाद आता है हमारे पास क्या, इसके बाद आता है अगला हमारा राइट एंगल।
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई राइट एंगल के बारे में, ठीक है, बचपन से जानते हैं हमारा 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री का है वो राइट एंगल है, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं, यानी कि समकोण बोलते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। जो भी एंगल तुम्हारा, या एक्स ले लो, एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे सर ये थीटा क्या है, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल यानी कि समकोण बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। हमें पता है हमारा जो वृत्त होता है उसके बीच के जो हमारा वर्ग होता है उसकी दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, या हमारा जो आयत होता है उसकी दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का कोण हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, समकोण होता है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। अब आता है अधिक कोण। तो भैया देखो अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है आपका 0 डिग्री से आपका 90 डिग्री। समझ में आया? देखो भाई 0 से 90 के बीच का कोण है न्यून कोण, 90 डिग्री का कोण है समकोण। अब 90 से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा वह 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका अधिक कोण होगा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री के से छोटा कोण जो है वो आपका अधिक कोण होगा। आपका x जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, 91 डिग्री का कोण, और 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, 189 डिग्री का कोण, ठीक है। ठीक, तो ये सब क्या है, सॉरी 179 डिग्री का कोण, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे अधिक कोण है। 120 डिग्री का कोण, 100 डिग्री का कोण, 130 डिग्री का कोण, 135 डिग्री का कोण, 143 डिग्री का कोण, 155 डिग्री का कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। सारे के सारे कोण किसके अंदर आएंगे, ये सारे के सारे कोण तुम्हारे किसके अंदर आएंगे भाई, आपका अधिक कोण के अंदर आएंगे। अब यहीं पर इसके बाद आता है हमारे पास ऋजु कोण। तो ऋजु कोण और कुछ नहीं है भैया, एक सीधी रेखा यानी कि आपका एक सीधी रेखा के किसी बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है वही है ऋजु कोण, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री का कोण, ठीक है। आपका वो कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है उसे हम ऋजु कोण बोलते हैं, ठीक है। 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण बोलते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हुई बात। 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। 90 डिग्री के कोण को समकोण बोला जाता है, 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण बोला जाता है, ठीक है। चलो भाई अब इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। अब देखो भाई प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है आपका 180 डिग्री से बड़ा व 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा कोण और 360 डिग्री से छोटा कोण जो है वो प्रतिवर्ती कोण होता है, ठीक है। अब तुम किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकाल सकते हो, तुम किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो तुमसे कहा जाए कि भैया 60 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण निकालो, 60 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो तुम किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकाल सकते हो, कैसे, उस कोण को जिस कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है उसे 360 डिग्री में से घटा दो। तो जैसे तुम्हें 60 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तुम्हें 60 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो तुम क्या करोगे, इसे 360 में से घटा दोगे तो 60 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा 300 डिग्री, ठीक है। तो किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण अगर तुम्हें निकालना है तो वो निकालने का सिंपल तरीका है कि कोण x का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा भाई, कोण x का प्रतिवर्ती कोण होगा आपका 360 डिग्री माइनस कोण x, ठीक है।
आपको किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो आप क्या करोगे, उसे अपना किसमें से, अपना 360 डिग्री में से घटा दोगे। सिंपल, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। अब इसके बाद हमारे पास आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होता है भाई? संपूर्ण कोण क्या होता है? संपूर्ण कोण होता है भैया, जैसे समकोण होता है 90 डिग्री, ऋजु कोण होता है 180 डिग्री, ऐसे ही संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण कैसे बनता है भैया? एक बिंदु के चारों ओर बनने वाला जो पूरा का पूरा कोण होता है, एक बिंदु के चारों ओर बनने वाला जो पूरा का पूरा कोण होता है, वही आपका संपूर्ण कोण होता है। जैसे कि ये पूरा का पूरा जो कोण है, ये है संपूर्ण कोण, यानी कि 360 डिग्री। तो जो एक वृत्त बनता है वो आपका संपूर्ण कोण होता है। तो एक बिंदु के चारों ओर बनने वाला पूरा कोण जो है वो 360 डिग्री होता है। मतलब जब आपकी एक किरण एक जगह से चलना शुरू करती है और घूमते 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 वापस वहीं आ जाती है, तो उस हमारे बिंदु को कहा जाता है, उस पूरे कोण को कहा जाता है आपका कितना? आपका 360 डिग्री का कोण। समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? जल्दी बताओ भाई, क्लियर हो गई बात? चलो, सो अब इसके बाद हमारे पास कोणों के प्रकार में एक और चीज आती है, वो है पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण क्या होते हैं? वे पूरक कोण होते हैं वे दो कोण जिनका योग कितना? आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो हमारे पूरक कोण होते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो हमारे पूरक कोण होते हैं। जैसे कि आपके दो कोण हैं x और y, अगर इन दोनों का योग 90 डिग्री है तो x और y एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। समझ में आया मेरे लल्लू लाल? समझ में आया मेरे लल्लू लाल? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री पूरक कोण है, क्योंकि 60 और 30 का जो योग है वो 90 होगा। 45 और 45 पूरक कोण है, बिल्कुल सही बात। आपका 73 डिग्री और 17 डिग्री आपका पूरक कोण है, क्योंकि 73 और 17 को जोड़ोगे 90 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका 25 डिग्री और 65 डिग्री क्या है? पूरक कोण है। तो पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग आपका कितना होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग आपका 90 डिग्री होता है, उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। समझ में आ गया मेरे लल्लू लाल? जल्दी से बताओ भाई, समझ में आया? क्लियर हुआ या नहीं सबको? ये बोलो बोलो, मन के राज खोलो खोलो, जल्दी बताओ। बताओ भाई जल्दी से। चलो, पूरक कोण के बाद आते हैं संपूरक कोण। पूरक कोण के बाद आते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण कौन से होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है मेरे लल्लू लाल। ठीक है, ऐसे दो कोण भैया जिनका योग, जिन्हें जोड़ने पर 180 डिग्री बन जाए। ठीक है, तो भैया मान लो ये दो सीधी रेखाएं हैं। ठीक है, ये मेरी मुंडी आ गई बीच में, तो दो कोण बन गए। ठीक है, एक इधर वाला कोण, एक इधर वाला कोण, दोनों को जोड़ोगे 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमारे ये दो कोण बन रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? दोनों के दोनों संपूरक है, दोनों के दोनों संपूरक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
x प्लस वाई बराबर अगर 180 डिग्री है तो संपूरक कोण है। इसमें तुम ले लो जैसे कि 122 डिग्री प्लस 122 डिग्री और 58 डिग्री, ठीक है, या आपका 100 डिग्री और 80 डिग्री, ठीक है, या आपका 165 डिग्री और 15 डिग्री। तो ये सब क्या है, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। बिल्कुल सही बोला फैजान, 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों को जोड़ने पर 180 आता है, ठीक है। तो भैया ये क्या है, ये है तुम्हारे संपूरक कोण। तो कोणों के जो कुछ प्रकार हैं वो सबको क्लियर हो गए। यहां पर किसी को कोई डाउट है? लाओ भैया, जो भी डाउट है दिखा दो, हाथों हाथ सॉल्व कर देते हैं अभी के अभी। ले आओ भाई। सेजल सर, कम्युनिटी पर लोग हैंडमेड राखी की जगह यूट्यूब गूगल से राखी ले डाल रहे हैं और जो मेहनत से राखी बना रहे हैं उनका क्या? बेटा हमारा सिस्टम जो है ना वो चेक कर लेगा कौन सी राखी कहां से उठाई हुई है, टेंशन मत लो। टीम बिठा रखी है उस पर, तुम टेंशन मत लो, उसके लिए तुम परेशान ना हो। त्रैमासिक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाओ, मनु भैया लिखवाते हैं, जल्दी कराते हैं। सर एक्स और वाई में डिग्री में क्यों नहीं होगा? अमित तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें लिखना है यहां पर एक्स और वाई डिग्री तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स और वाई अभी हमारे चर हैं। जब हम इनका मान लिखेंगे तो x बराबर 40 डिग्री, जैसे x बराबर 122 डिग्री, y बराबर 58 डिग्री हो जाएगा। तो जब तुम मान लिखोगे चर के तब तुम उनके आगे यूनिट लगा दो, लेकिन जब तक मान नहीं लिख रहे तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है, ये भी तो बोल सकते हैं ना? हाँ सेजल बिल्कुल बोल सकते हो। क्षैतिज रेखा होती है एक लेटी हुई रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है खड़ी लाइन, बिल्कुल सीधी खड़ी लाइन। तो भैया एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच बनने वाला कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है, बिल्कुल यही है, ठीक है, बोल सकते हो तुम इसे। सर मुझे समझ नहीं आया, फिर से समझा दीजिए। आदित्य, अदिति नाम है या आदित्य नाम है, जो भी है। हाँ, न्यून कोण क्या होता है भैया, क्या समझ नहीं आया? न्यून कोण 52 डिग्री का कोण न्यून कोण है, 60 डिग्री का कोण न्यून कोण है, 55 डिग्री का कोण न्यून कोण है, 25 डिग्री का कोण न्यून कोण है, 58 डिग्री का कोण न्यून कोण है, 62 डिग्री का कोण न्यून कोण है, 68 डिग्री का कोण न्यून कोण है, 2 डिग्री का कोण न्यून कोण है। अरे भैया 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, जो भी नंबर 0 से बड़ा है और आपका 90 डिग्री से छोटा है वो सब न्यून कोण के अंदर आएंगे। बताओ और क्या बताऊं इसमें, है क्या बताएं? सर समझ नहीं आया। इच्छा बेटा क्या समझ नहीं आया? न्यून कोण बताया, दोबारा सुन लो। 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण होगा वो सब न्यून कोण होंगे। और बताओ सर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और कितने नंबर का पूछा जाता है? भैया देखो 1 नंबर का सवाल आता है, 2 नंबर का सवाल संपूरक और पूरक में से आता है ना, तो पढ़ लो। सर आप कैमरे में घुसे जा रहे हैं, हमारा कैमरा हमारी मर्जी है भैया। अमन सर चैप्टर हम पढ़ाई कर लिए हैं वहीं से, बहुत बढ़िया राकेश भाई, बहुत बढ़िया। सर कोण माइनस में होता है शिवी बेटा, आप जब क्लास 11th में जाओगे तो आप कोण को ऋणात्मक दिशा में जो मान है वो निकालना सीखोगे। जब हम कोण को घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में नापते हैं तो वो आता है क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण को नापते हैं यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, तब आपका कोण पॉजिटिव नापा जाता है यानी कि धनात्मक। और जब हम कोण को घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हैं तो वहां पर नेगेटिव आता है। लेकिन ये तुम्हारे अभी काम का नहीं है, ये क्लास 11th में जाकर तुम पढ़ोगे, ठीक है, ये तुम क्लास 11th में जाकर पढ़ोगे, अभी नहीं, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है क्या सौम्य? अगर तुम पहले लेक्चर से सारी चीजें फोकस के साथ सुनोगी तो कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है। सर आप 11th में भी पढ़ाते हो? हाँ जी पढ़ाते हैं। सर कौन सी गाड़ी लिए हैं आप, नाम बता दो। रसूल भाई हमने एक टाटा की गाड़ी ली है ऐसे ही, ठीक है, छोटी सी गाड़ी है हमारी। कार कौन सी है सब जानना है, इन्हें सब जानना है। शिवेंद्र भाई लेक्चर में जितने क्वेश्चन कराए हैं वो करके चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ भैया कल रक्षाबंधन की छुट्टी है।
सर आप मेरी तरह दिखते हैं। बहुत बढ़िया विकास भाई, फिर मतलब तुम बहुत हैंडसम दिखते हो हैं। सर आप कहाँ से हो? मैं यहीं से, धरती से, इसी वाले, ये जो तुम धरती को जानते हो ना, इसी वाली धरती से हूं मैं। और बताओ सर, क्या हवा में कोण और रेखा होते हैं? वाह तबरेज भाई वाह। देखो हवा में कोण और रेखा नहीं होते, लेकिन वहां पर भी हम किसी ना किसी बिंदु को लेकर उस पर कोण और रेखाएं बना ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ग्रेविटी के लिए पढ़ाई कर रहे होते हो, जबकि बॉल नीचे गिर रही है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है ये निकालने के लिए आप हवा में ही बिंदु मानकर, बॉल को बिंदु मानकर उस पर रेखाएं और कोण बना लेते हो। सीधी बात है, ठीक है। तो अब तुम ऐसे देखने जाओगे तो बस। अमित सर को बुलाइए बेटा, अमित सर तुम्हें क्लास में मिलेंगे सीधा। ठीक है भाई। जिज्ञासा बता चुका। पाची फाची पाची पाची, धन्यवाद शाहिद भाई। मैं देखता हूं भाई। अभिग्रहित अभिधारणा, चलो सुधीर भाई कल छुट्टी रहेगी। हाँ भाई कल छुट्टी रहेगी, सारे डाउट खत्म हो गए। आ जाओ भाई वापस, तुम्हारे सामने सारे डाउट निपटा दिए मैंने। आ जाओ भैया आ जाओ। तो कह रहा है 73 डिग्री का संपूरक और पूरक कोण बताओ। चलो जी शुरू हो जाओ। 73 डिग्री का संपूरक और पूरक कोण बताओ। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 73 डिग्री के संपूरक कोण की। ठीक है, तो 73 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? हम मान लेते हैं, माना 73 डिग्री का संपूरक कोण x है। ठीक है, तो अगर 73 डिग्री का संपूरक कोण x है तो क्या होगा? तुम्हें पता है संपूरक कोणों का योग कितना होता है भाई? संपूरक कोणों का योग कितना होता है? हाँ जी, संपूरक कोणों का योग कितना होता है? करो सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। बताओ भाई। तो देखो हमें पता है 73 डिग्री का संपूरक कोण x है, तो हम जानते हैं कि भैया संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। ठीक है, बस यहां से हम x का मान निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कितना है इसका। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 73 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ गया? 180 डिग्री में से 73 डिग्री को घटाएंगे तो यह आ गया 107 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि x क्या था? x था 73 डिग्री का संपूरक कोण, तो x का मान कितना आ गया? 107। तो बोले तो आपका 73 डिग्री का संपूरक कोण हो गया कितना? आपका 107 डिग्री। और वहीं पर हम मान लेते हैं, माना 73 डिग्री का जो पूरक कोण है, माना 73 डिग्री का पूरक कोण कितना है भाई? 73 डिग्री का पूरक कोण y है। ठीक है, तो तुम जानते हो पूरक कोणों का योग कितना होता है? पूरक कोणों का योग होता है कितना? तब पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 73 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो y का मान आ जाएगा कितना? आपका 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। तो यहां से हमारे पास
y का मान कितना निकल कर आया भैया? y का मान निकल कर आ गया हमारा कितना? 17 डिग्री। तो ये है आपके 73 डिग्री का संपूरक कोण और पूरक कोण। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दुख, दर्द, पीड़ा, व्यथा, वेदना तो बताओ। हाँ जी, क्लियर है सबको ये? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है वह कोण जो अपने ही कोण का पूरक कोण है। ऐसा कोण जो खुद का ही पूरक कोण है। ऐसा कोण जो खुद का ही पूरक कोण है। आ जाओ भाई, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। ऐसा कोण जो खुद का ही पूरक कोण है। तो हम मान लेते हैं, माना x खुद का पूरक कोण है। अगर x खुद का पूरक कोण है तो क्या होगा? आपका x में अगर मैं x को जोड़ूंगा तो वो किसके बराबर आना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, क्योंकि x खुद का ही पूरक कोण है। x खुद का ही पूरक कोण है, ठीक है। तो क्या होगा? x प्लस एक्स हो गया 2x, 90 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री बटे 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो है वो खुद का ही क्या है? 45 डिग्री खुद का ही पूरक कोण है। और बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि 45 में 45 को जोड़ोगे, 45 में खुद को ही जोड़ोगे तो वो 90 बनाएगा। 45 प्लस 45 90। तो बिल्कुल सही बात है। और अगर तुमसे पूछा जाए खुद का ही संपूरक कोण कौन सा है, तो ऐसा कोण जिसे खुद में जोड़ने पर 180 आ जाए, तो वो है 90 डिग्री। 90 में 90 को जोड़ोगे 180 आ जाएगा। तो 90 डिग्री खुद का ही संपूरक कोण है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है तो कोण का मान होगा। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। तो हम मान लेते हैं, माना x व y, x व y पूरक कोण है। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना है। तो हमने मान लिया कि x जो है वो अपने पूरक कोण y का दोगुना है। ठीक है, प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है। तो मैंने कहा x और y पूरक कोण है, तो x जो है वो अपने पूरक कोण का दोगुना हो गया। ठीक है, अब तुम्हें पता है पूरक कोणों का योग क्या होता है? पूरक कोणों का योग होता है 190 डिग्री, सॉरी। सो x प्लस वाई बराबर आ गया 90 डिग्री के। अब यहां पर y का मान, x का मान कितना है? 2y। तो 2y प्लस वाई आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा y बराबर 90 डिग्री बटे 3। चलो पूरा ही लिख देता हूं, 2y प्लस वाई हो गया 3y बराबर 90 डिग्री। यहां पर 3 जो गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, y का मान आ गया 90 डिग्री बटे 3। तो यहां से y बराबर आ गया 30 डिग्री के। लेकिन ये वो कोण नहीं है, ये वो कोण नहीं है जो अपने ही पूरक कोण का दोगुना है। वो क्या था? वो था तुम्हारा x। x अपने पूरक कोण का दोगुना है। तो x का मान कितना आएगा? इस y के मान को उठाकर इसके अंदर रख दो, तो हमारे पास x का मान निकल कर आएगा कितना? यह आएगा आपका x बराबर 2 गुणा y, y की जगह पर आ गया 30, तो x बराबर आ गया आपका 60 डिग्री। तो भैया 60 डिग्री जो है वो अपने पूरक कोण का दोगुना है। 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 60 डिग्री का पूरक कोण है 30 डिग्री। ठीक है, और सिंपल सी बात है, 60 डिग्री 30 का दोगुना है। 60 डिग्री 30 का दोगुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 60 डिग्री अपने ही पूरक कोण का दोगुना है। क्लियर हो गई बात? चलो भाई, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। अब अगली क्लास में हम आगे का बाकी का टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे आसन्न कोण क्या होता है, कोणों के युग्म के बारे में बात करेंगे। लेकिन वो सब होगा हमारा अगली क्लास में। आई होप अब किसी को इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा और सबको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगली क्लास में मैं तुम्हें और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बाकी अगली क्लास में रेखाएं एवं कोण को और डिटेल में समझेंगे।